गट क्या है, थोड़ा आप समझाइए। अगर कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो पहले आपकी पाचन शक्ति ठीक होनी चाहिए। किसी का गट अगर ठीक है या खराब है, एक आम इंसान कैसे समझे उसको? आप मैनेज कर लो वरना सर्जरी करनी पड़ेगी। हर आदमी को मेंटल वेलबींग की प्रॉब्लम हो गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ अनहेल्दी गट। प्रोबायोटिक की बात की जाती है गट हेल्थ को लेके, ये क्या है, क्या ठीक रहता है इसके लिए? हमारे अचार हमें बिल्कुल अनहेल्दी लगने लग गए हैं। हमें लग रहा है उसमें नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है। अगर वो प्यार से आपकी मम्मी ने, नानी दादी ने बनाया है, घर पे बनाया है, तो अच्छा ही बनाया होगा, अच्छे वाइब्रेशन से बनाया होगा। वो बेकार क्यों है? 2 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खाओ और 3 कलर्स की वेजिटेबल्स खाओ। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो आपके गट में होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी डाइजेशन करने के लिए 80% हमारी एनर्जी ले लेती है। वो कौन सी गलतियां, कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जो हम करते ही करते हैं? इम्यूनिटी की बात अगर मैं समझना चाहूँ, क्या इसका भी गट हेल्थ से रिलेशन है? गट के लिए मूवमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मूव नहीं करेंगे तो खाना वहीं पे पड़ा सड़ता रहेगा। छोले भटूरे के साथ आपने देखा होगा कि वो प्याज भी देते हैं। बिल्कुल। तो प्याज और साथ में अचार देते हैं, व्हाट दैट इज प्रोबायोटिक ओनली। खाने का मन कर रहा है। गट वेल सून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं? 100 ट्रिलियन, जी हाँ। और उनमें से ज़्यादातर जो है वो गट में होते हैं। गट को हल्के में ना लेना आप, चाहे इमोशन की बात हो, वज़न की बात हो, आपके स्किन की बात हो, इम्यूनिटी की बात हो, सबका कनेक्शन है गट से। गट अगर आपका ठीक है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, और गट खराब है तो ज़िंदगी बर्बाद है। जी हाँ, बर्बाद, सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। हम जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज इसी गट पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए जो हमारी मेहमान हैं वो हैं ट्विंकल कंसल मैम, जिनका अपना एक्सपीरियंस है गट को लेकर, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद प्रॉब्लम में रही हैं, इन प्रॉब्लम के जाल में फंसी रही हैं, और उससे निकलने के लिए उन्होंने तमाम कोशिश की, उसको लेकर पढ़ाई की, और फाइनली उन्हें पता चला कि गट जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। तो उनसे हम सारी चीज़ों को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो एक और अहम बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के मेहमानों को हम आपके सामने लेकर आते हैं, नए नए टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ते हैं और जिनको देखने के बाद आप वाह ज़रूर कहते हैं। तो आइए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो मैम। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और मेरे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन तमाम सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा, क्योंकि जो आप काम कर रही हैं वो अद्भुत है। आप खुद परेशानियों में रहीं और लोगों को, उन परेशानियों से लाखों लोगों को निकाल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम, हम ऐसा करें, हम तो बात कर ही रहे थे अभी, बस फ़र्क इतना पड़ा है कि कैमरा ऑन हो गया है अभी। तो हम ऐसा करते हैं, इस पॉडकास्ट को ऐसे बनाते हैं ना कि एक आम इंसान जो गट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो भी थोड़ा समझ ले, जान ले। तो पहला सवाल ये है कि गट क्या है, थोड़ा आप समझाइए। ये क्या नई चीज़ है? पहले इसकी चर्चा नहीं होती थी, अब गट पे काफ़ी चर्चा आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा एक लेमैन वाली लैंग्वेज में गट को बताइए प्लीज़। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ करा है अपने पॉडकास्ट के लिए, गट। और गट आपके सबके क्लैरिफाई करने के लिए, गट कोई नई चीज़ नहीं है। आयुर्वेदा में बहुत देर से बोला जा रहा था कि अगर कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो पहले आपकी पाचन शक्ति ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपकी डाइजेशन फायर आपकी ठीक होनी चाहिए। और ये अब ट्रेंडिंग इसलिए हो गया है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। ट्रेंडिंग एंड कंफ्यूजिंग दोनों मैं बोलूँगी कि लोग कंफ्यूज भी हो गए। जितना इसमें डूबते जा रहे हैं उतना कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स खाएं तो प्रोटीन्स खाएं, कौन से सप्लीमेंट्स लें, कि क्या क्या चीज़ें हमें कोट करें। और गट के लिए, गट एक सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं है। गट विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इट विल इम्प्रूव योर मेंटल वेलबींग, इट विल इम्प्रूव योर स्किन। सो गट इज़ द कोर फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ। बिल्कुल। किसी का गट अगर ठीक है या ख़राब है, एक आम इंसान कैसे समझे उसको? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो लोगों को होती है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कहते हैं कि नहीं, हम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गट के साथ भी ऐसा है क्या कि गट खराब है और आपको पता नहीं चल रहा है, या सिम्टम्स देता है बॉडी कुछ? तो गट जब खराब होता है तो बॉडी बहुत छोटे छोटे आपको विस्पर्स देती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके बताना शुरू कर देती है, जैसे कि ब्लोटिंग हो गया, हम खाना खाने के बाद हैवीनेस लगती है, स्लगिश लगता है, एसिडिटी हो जाती है, हमें बर्पिंग लगती है और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर डायरिया हो जाता है, फिर फिटीग फील करना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन फॉग शुरू हो जाते हैं कि हम गए थे इस कमरे में ये चीज़ लेनी थी, या फ़ोन उठाया कि हमने किसको फ़ोन करना था, हम भूल ही जाते हैं क्या करने गए थे। फिर आजकल फूड नहीं सूट कर रहा, फूड इंटॉलरेंसेस हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये वाला फूड नहीं हमें ठीक कर रहा, हमें ग्लूटेन नहीं सूट कर रहा, तो ऐसे करके फूड इंटॉलरेंसेस हमारे शुरू हो जाते हैं और हमारी मेंटल वेलबींग सफ़र होनी शुरू हो जाती है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल साइंस। और इसके साथ हमें क्रेविंग नहीं समझ आ रही कि हमें लगता है कि हमें शुगर की क्रेविंग हो रही है या फिर चाय की प्याली की क्रेविंग हो रही है, तो इन सब क्रेविंग्स को हमें लगता है कि हमारी विल पावर नहीं है, हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं, बट ये सारा आपके गट इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से ये सारे सिम्पटम्स ये क्रेविंग वाली बात थोड़ा सा और हमें समझाइए। अगर किसी चीज़ को खाने, जैसे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो इसे नॉर्मल माने या ये कुछ साइन है अलग तरह का? सो ये साइन है कि अंदर आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है। अच्छा, डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? हाँ जी, कोई अच्छा। ना कोई आपके डेफिशिएंसी होती है, आयरन की, कैल्शियम की, किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। और उस डेफिशिएंसी का भी रीज़न है कि गट में हमारे जो 3 ट्रिलियंस बैक्टीरिया है और जिसमें से गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, तो उनका जब इम्बैलेंस हो जाता है, उनका तालमेल जब बिगड़ जाता है, तो हमारे गट में, हमारे डाइजेशन में वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। अच्छा। और हम सप्लीमेंट्स पे हम जोर लगाना शुरू हो जाते हैं कि हमें विटामिन डी की कमी है तो हम बाहर से सप्लीमेंट ले लेते हैं, कैल्शियम की कमी है तो हम बाहर से ले लेते हैं। आजकल जो मैं ज़्यादा देख रही हूँ, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, और लोग कोई कोई ये भी कह रहे हैं मेरे क्लाइंट्स की हमें बचपन से है तो कोई बात नहीं, आयरन की डेफिशिएंसी है और टैबलेट्स खा लो। तो आपका गट कुछ भी आप कर लो, चाहे सप्लीमेंट्स के थ्रू कर लो, चाहे आप फूड के थ्रू कर लो, बट अगर आपका गट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो आपको किसी भी तरह फुलफिल नहीं कर पाओगे आप उसको, डेफिशिएंसी को। तो उसके लिए सबसे पहले गट को ठीक करना पड़ेगा, गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन ओनली यू विल एबल टू एब्जॉर्ब दोस न्यूट्रिशन। और आपको फिर देखोगे आपकी स्लोली आपकी क्रेविंग्स भी बंद हो जाएंगी। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब मैं अराउंड 30s में थी तो मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी, इतनी क्रेविंग होती थी कि अगर मेरे फ्रिज में मीठा केक, कोई भी स्वीट पड़ी हो तो मैं सबसे पहले उठ के फ्रिज में जाती थी और मीठे की बाइट चुपचाप लेती थी। अच्छा। और शर्मिंदा भी होती थी कि मुझे सबसे पहले मीठा खाने का मन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैं उनसे छुपा के फ्रिज के कोने में अपना मीठे का मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद होता था और मैं वहाँ पे जाती थी और अपना उठा लाती थी। और फिर बस एक ऐसी सिलसिला चलता रहा बीमारियों का, इसके साथ वो हम चर्चा करेंगे। नहीं बिल्कुल, वो मैं उसी पे एक्चुअली आ भी रहा था। लेकिन उससे पहले मुझे भी ये मतलब अच्छा लग रहा है जान के कि लोगों को जानकारी नहीं है और आप वो जानकारी देने जा रही हैं। क्रेविंग को लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं ना, कि मीठा खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, या खाने के बाद लोग कहते हैं मीठा खाना ही खाना है, तो इसे बहुत नॉर्मल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक साइन है जो आपने बताया। हाँ जी। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ा बताइए मैम। जो मैंने शुरू में बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम में आप रही हो और खुद आप निकली उससे बाहर। एक मार्केट है, जाल है दवाओं का और मेडिकल चीज़ों का, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप कैसे आप निकली। मेरे से ज़्यादा इस जाल को नहीं कोई जिसने अपना एक फर्स्ट लेवल पे महसूस करा है। जब मुझे पेन होता था, मुझे प्रॉब्लम्स थी और मैं सुबह उठ भी नहीं पाती थी। जब सुबह उठती थी तो मुझे पहले हॉट पैक चाहिए होता था कि मैं कहीं से करवट ले पाऊँ, और मुझे ऐसे लगता था मेरी बैक बिल्कुल स्टिफ हुई पड़ी है कि मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ। और फिर जब डॉक्टर्स पास चेकअप कराया तो डॉक्टर ने MRI लिख दिया। तो MRI आप करवाते हो, डॉक्टर कहते हैं जो उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं, आप कहते हो डॉक्टर ने बताया तो करवानी ही है। तो मैंने भी कराई, सबसे बेस्ट जगह से करवाई। फिर डॉक्टर पास रिपोर्ट्स लेके गई तो डॉक्टर ने बताया, मिसेस कांसल कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो वरना सर्जरी करनी पड़ेगी। तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, पर आप एकदम ना डॉक्टर को ना क्यों नहीं बोलते हो कि क्यों सर्जरी, किसकी सर्जरी। आप घबराते हो डॉक्टर से
क्वेश्चन करने ये के बिल्कुल होता है, हाँ। कि एक कितने अथॉरिटी वाला इंसान है और आप उनको क्वेश्चनिंग करते हो, तो एक मैं एक होम मेकर रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि डॉक्टर से कोई बात को अच्छे से पूछ लो। अरे इसमें एक चीज़ और भी होती है मैम कि कई डॉक्टर गुस्सा भी हो जाते हैं। मेरे से सवाल पूछ रहे हो, जो कह दिया पत्थर की लकीर बोल देते हैं। मतलब यहाँ महानगरों में तो फिर भी लोग पूछ लेते हैं और डॉक्टर समझा देते हैं, बट छोटे शहरों में जाकर आप देखो, डॉक्टर जैसे लगता है गुस्से में बहुत रहते हैं, जो बोल दिया कह दिया, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। प्लीज़ प्रोसीड। हाँ, ये मेरे साथ सब बीता हुआ है। और मुझे मेरी मदर ने बोला, घबरा भी जाती है अगर मैं किसी से क्वेश्चनिंग कर लूँ, स्पेशली डॉक्टर से, तो मम्मी कहती है वो अच्छे से तुम्हें ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसको गुस्सा मत दिला देना। तो पर उन्होंने बोला कि आपको स्लिप डिस्क है, लोगों को एक जगह होता है, आपको 2 जगह है, आपको लोअर बैक में भी है, नेक में भी है। अगर सर्जरी करनी है सर्जरी कर लीजिए, वरना फिर फिजियोथेरेपिस्ट, पेन किलर्स, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट ऐसी थी कि जैसे इतनी लंबी हम व्हाट्सएप पे हम लिस्ट बना देते हैं। तो पर फिर भी मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैं डॉक्टर से कि मैंने ये सब कुछ नहीं करना हो, मुझे सर्जरी नहीं करानी हो, फिर मैं कैसे, फिर भी क्या मैं लाइफ जी सकती हूँ? तो कहता कि ऐसा कोई है नहीं कोई आज तक इंसान की जो दवाइयों के बिना सारी ज़िंदगी अपनाओ, यू हैव टू लिव विद इट, मैनेज विद दिस और मैनेज विद दिस पेन। और मैं पहले ही एक इतने पेन से गुजर रही थी और डॉक्टर की बात सुन के रोना भी आ रहा था। उनकी क्लिनिक से निकलने वक्त उनको थैंक यू भी बोलने का था कि एक कर्टसी कि उन्होंने इतना सब कुछ देखा। आ तो गई हूँ, पर कोई दिलासा देने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई होप देने वाला नहीं था कि ट्विंकल तुम ठीक हो जाओगी। लोगों ने सिंपैथी बहुत दी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट कोई आके ये नहीं बताया कि हाँ ट्विंकल तुम ठीक हो सकती हो। और उस समय कितनी ज़रूरत होती है जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो और कोई से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपको तो यही एक रास्ता है। बस लोग यही सजेस्ट करते थे, ट्विंकल अब ये वाली पेन किलर ले लो, इससे शायद बेटर हो जाएगा, ये वाला ऑयल अप्लाई कर लो, शायद इससे ठीक हो जाएगा। तो किसी ने ना रूट कॉज को समझा, ना किसी ने हैंड होल्डिंग करके बताई, ना बताया कि इसका कनेक्शन किसी और चीज़ से भी हो सकता है। पेन इज़ नॉट ओनली फिजिकल, देयर कैन बी सम अदर मीनिंग टू योर पेन। तो किसी ने कुछ डीप में इसको अंडरस्टैंड नहीं लिया, एक बस मास्क कर दिया गया जो डायग्नोस हुआ और उसको समझ के हमने पत्थर की लकीर बना लिया। पर हर साल फिर कोई ना कोई नया डॉक्टर ढूंढती और उनको दिखाती, ऐसे कर कर के मैंने ऑलमोस्ट 1 डिकेड तो पास कर दिया होगा। और उन 10 डिकेड में मैंने कम से कम, मुझे लगता है मैंने 10 और बीमारियां पाल ली उन 10 सालों में। 10 सालों में। तो उसमें से मुझे माइग्रेन भी होने शुरू हो गया, मुझे वेट गेन भी मेरा शुरू हो गया, और साथ के साथ एंग्शियस रहने लग गई हूँ और लो कॉन्फिडेंस होने लग गया। मेरी लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव रहने लग गया बिकॉज ऑफ पेन। और साथ के साथ आप इमोशनल वेलबींग आपका बहुत डाउन चला जाता है कि, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी बीइंग अ होम मेकर, छोटे छोटे बच्चे, हस्बैंड, एक जैसे हिंदू फैमिली में होता है कि हम सब लेडीज़ की अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, पर बच्चों का ध्यान, हस्बैंड का ध्यान, घर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, किसी को कमी ना लगे कि हाँ मेरी वजह से ये चीज़ें नहीं ठीक से चल रही हैं। बट अंदर से मैं बिल्कुल टूट गई थी तब कि मुझे कोई कहीं से होप नहीं दिखाई दे रही थी। और कहीं पे मैंने प्रोग्राम भी ज्वाइन करा, एक न्यूट्रिशन को मैंने, डाइटिशियन को बल्कि मैंने ज्वाइन करा, उन्होंने मुझे वेट लॉस पे डाल दिया। मुझे बहुत एक था कि अगर मेरा वेट लूज़ हो जाएगा तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो मुझे मैं बॉडी शेमिंग में चली गई थी कि मैं बहुत ओवरवेट, जैसे पंजाबी लड़कियां लगती हैं चब्बी सी, तो वो लगने लग गई थी। और मुझे लग रहा था कि मैं वेट लूज़ कर जाऊंगी तो शायद लोग मुझे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। क्या वेट रहा था मैम उस समय आपका? मतलब मेरा अराउंड 70s में था। अच्छा। तो बट मुझे शायद वेट इज़ अनदर नंबर, वो इतना आज मुझे समझ आया कि वेट इज़ अनदर नंबर, वो मेरे कॉन्फिडेंस या लोगों की एक्सेप्टेंस में कोई वो नहीं होना चाहिए। बट तब मुझे लगता था कि मैं पतली हो जाऊंगी तो लोग शायद मुझे और ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और ज़्यादा प्यार करेंगे।
और ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैंने इसलिए अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा कि हाँ, मुझे डाइटिशियन ने बोला है इतनी सी रोटी खानी है तो मैंने उतनी सी खानी है। वो मुझे इवन ऑरेंजेस की भी बोलती थी कि सिर्फ आपने 3 फांक ऑरेंजेस की खानी है, तो जितना वो बोलती थी मैं उतना ही करती थी। बट वो करते करते मैंने देखा कि 1 मंथ में मैं और ज़्यादा लोनली फील करने लग गई और ज़्यादा उदास रहने लग गई। और फिर मैं डॉक्टर पास दोबारा से गई तो फिर उन्होंने मुझे पिल प्रिस्क्राइब करी कि आप अब ट्विंकल ये खाना शुरू करो तो आपको एक बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। तो एक आदत रही है मेरी कि जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो घर आके एक गूगल पे देख लूँ कि क्या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है। जब मैंने डॉक्टर का देखा पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं अंदर से बिल्कुल वो हो गई कि ये क्या दिया है डॉक्टर ने। दैट वाज एंटी डिप्रेसेंट। मतलब अद्भुत चीज़ें हैं ना जो आपने अब महसूस किया और आप कोशिश करती रही। लेकिन देखिए 10 साल आप दे रहे हो और उम्मीद तो ये है ना कि आप ठीक हो गए, उल्टे आप और बुरी स्थिति में फंसते चले जा रहे हो। वो लम्हा कौन सा था जब आपको लगा कि रास्ता कुछ और है, मैं गलत जगह आ गई हूँ या गलत ट्रैप में हूँ, जिसने आपको एक नई राह दिखाई और गट हेल्थ की तरफ आप आगे बढ़ी? तो ये मेरा रास्ता यही था, ये मोड़ जब मैंने देखा कि ये एंटी डिप्रेसेंट, तो मैंने सोचा कि 35 की उम्र में मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। दिस इज़ गोइंग टू माई लाइफ। और मुझे लगा कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगी एंटी डिप्रेसेंट खा के और स्लिप डिस्क की दवाइयाँ खा के, मैंने क्या मरना है। और उसके अगले दिन ही मैंने सोच लिया कि मैंने इसको ठीक करके रहना है। अच्छा। तो वो जो मैंने अपने आप वो एक डिसीजन लिया और जो मैंने अपने कंफर्ट जोन से मैंने अपने आप को निकाला, दैट वाज वेरी पावरफुल मोमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे कहीं से मुझे कुछ नहीं पता था मैंने कहाँ चलना है, क्या करना है। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक इच्छा थी कि हाँ मैंने अब कुछ करना है, मैंने अपने आप अपना रिसर्च करनी है, मुझे जहाँ से जो नॉलेज मिलेगी मैं उस पर मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज़ क्लिक कर जाती है तो मैं उसको 100% फॉलो करती हूँ। तो मैंने उसको चीज़ों को ऐसे कर कर के पढ़ा, मैंने करा, जहाँ जहाँ से मुझे नॉलेज मिली और मुझे चीज़ों को मैंने अप्लाई करा। और जैसे आपने मुझे फेलियर बताया, तो मैं जब अप्लाई करती थी तो मुझे लगता था बहुत ज़्यादा पनिश कर रही हूँ मैं अपने आप को, कि इतनी कठिन ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, कि बिल्कुल ही यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड जस्ट एक चीज़ के भाग दौड़ में भाग रहे हो कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, जैसे किसी चीज़ को फिक्स करना हो कि कोई से फर्नीचर टूट गया उसको दोबारा से जोड़ना हो। तो फिर मैंने अपने आप पे सॉफ्टली जेंटली अपने सारे सिस्टम्स खुद क्रिएट करने शुरू करे। इस साइंस को मैंने सिंप्लीफाई करना शुरू करा। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ा, फास्टिंग कैसे हेल्पफुल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। फिर न्यूट्रिशन कैसे बैलेंस होना चाहिए विदाउट डाइटिंग कैसे करनी चाहिए, और फिर कुकिंग में क्या क्या रूटीन के, क्योंकि अब मैं खुद अपने आप को अकेली सेल्फिश तो हो नहीं सकती, आई एम लिविंग इन अ फैमिली, सो दैट खाना बच्चों को भी पसंद आए, हस्बैंड को भी पसंद आए और उनकी हेल्थ भी ठीक रहे। सो मैं रूटीन के खानों में थोड़ा सा छोटा छोटा ट्विस्ट टर्न कराती थी जाके। तो ऐसे कर कर के मैंने चीज़ों पे वर्क करना शुरू करा, स्लीप पे वर्क करा, हाइड्रेशन पे वर्क करा, कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, हाउ यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन ने बहुत मुझे हेल्पफुल करा। सो इन सब चीज़ों को मैंने इंटीग्रेट करा, तो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन विच ब्रिंग्स इट। और यही बहुत बड़ी बात है और यही मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित भी कर रहा है कि आप उन चीज़ों का अराउंड जो हमारे आसपास हैं और वहीं से आप रेमेडी निकाल के ला रही हैं। लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो फ़ायदा ले रहे हैं। आपने न्यूयॉर्क से भी इसको लेके कोर्स किया, मतलब जो एक जितनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो लेके और आप आगे बढ़ रही हैं। और जो आपने बताया कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पर आपने काम किया, मैं चाहूँगा कि वो भी दर्शकों तक पहुँचे। गट पावर की बात कही जाती है ना, वो क्यों कहा जाता है गट पावर? वो क्या रिलेशन है इस तरह से गट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए? तो गट पावर कहते हैं कि गट इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर हेल्थ, कि गट अगर आपका ठीक है, गट फीलिंग्स भी हम कहते हैं जैसे, है ना, तो हम कहते हैं कि लिसन टू योर गट फीलिंग्स, वरना हर आदमी कहता है कि अपने दिमाग की सुनो।
तो और दिमाग और दिल ना अलग बातें करता है, बट हम इतना अपने आप को बड़ा बना लिया है, इतना हम प्रोडक्टिव बन गए हैं, हर चीज़ राइट होनी चाहिए, हम उसको ब्रेन को हम अपने उसको सुनना शुरू कर दिया, हमें लगता है कि वो ठीक बोल रहा है, दिल तो बेकार है दिल तो बच्चा है जी बिल्कुल। तो उसकी बातों को हमने झुठलाना शुरू कर दिया और हम सिर्फ एक माइंड की बातें करना शुरू कर दिया। सो इससे गट इंट्यूशंस आर रियल। तो जो आपकी गट की फीलिंग्स हैं, जैसे आप अगर कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, जैसे मुझे आपके पॉडकास्ट पे आना था, तो मुझे उससे पहले थोड़ी बटरफ्लाइज हो रही थी कि सब कुछ मैं ऑडियंस को अच्छे से बता पाऊँ। Exactly, तो उसमें आपका पेट टाइट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो क्यों पेट टाइट होता है? क्योंकि गट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर माइंड। And this science has also proven there is a direct connection between our gut and mind. So it is a access, एक बिल्कुल direct connectivity है। जब भी आप स्ट्रेस होगे, जब भी आप परेशान होगे, तो आपकी परेशानी आपके गट में डिपिक्ट करेगी। क्या बात है। और इसीलिए मैं आपको सुन भी रहा था कि आप इसको सेकंड ब्रेन भी इसीलिए कहा जाता है एब्सोल्युटली, गट इज द सेकंड ब्रेन। हमारा जो मेंटल वेलबींग है, जो आजकल के हर आदमी को मेंटल वेलबींग की प्रॉब्लम हो गई है, दिस इज बिकॉज ऑफ अनहेल्दी गट। इवन साइकोथेरेपिस्ट अब इनको ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए, दे आर प्रिस्क्राइबिंग प्रोबायोटिक्स एंड दे आर आस्किंग देम टू क्योर योर गट। प्रोबायोटिक पे भी बात करेंगे, लेकिन अनहेल्दी गट की अगर बात करें जो आप कह रहे हो, तो उसको कैसे पहचाना जाए, किसको बोलेंगे अनहेल्दी? आपने खाना खाया, आपने अपना फेवरेट फूड फिनिश करा और आपको एकदम हैवीनेस लगने लग गई है। अच्छा। आपको लग रहा है कि मुझे नींद आने लग गई है। आपको उसके बाद मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। तो ये अनहेल्दी गट के साइन है। आपको सुबह, आप जब सुबह उठ रहे हो, तो आपको अपने आप अर्ज नहीं हो रही टू पास स्टूल। आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए, आप स्ट्रगल करते रहते हो कि मुझे कैसे मेरा स्टूल स्मूथली पास हो जाए। या फिर किसी किसी लोगों को डायरिया हो जाता है कि स्टूल बार बार जाना पड़ रहा है। तो और गैस, आपको गैस बार बार पास हो रही है, फ्लैटुलेंस पास हो रही है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। सो दीज आर द साइन ऑफ योर अनहेल्दी गट। अनहेल्दी गट का मतलब कनेक्शन रिलेशंस पे भी पड़ता है क्या? रिलेशनशिप इसलिए पड़ता है कि अगर हम सारा टाइम इरिटेटेड हैं, हमें लग रहा है कि हमारा पेट भी ब्लोटेड है, पेट ब्लोटिंग के कारण हमारा दिमाग नहीं चल रहा, या फिर गुस्सा आ रहा है, या फिर हम अपने इमोशन सप्रेस कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट लव एंड केयर। तो वो हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम गिविंग ही नहीं हो पाते। लव इज जस्ट गिविंग कि कितना आप किस दूसरे को दे पा रहे हो। सो इट्स नॉट अबाउट रिसीविंग। तो वो रिलेशनशिप पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस? इनिशियल आप जब गट के बारे में बता रहे थे, तो गट लाइन आपने बोला, वो ज़रा बताइए, गट लाइन क्या है? सो गट में एक बहुत ही पतली सी, पेट में आप समझो, पेट एक मटका सोच लीजिए, छोटा सा मटका है, और उसमें एक बहुत ही पतली सी म्यूकस लाइनिंग होती है, स्लाइमी सी लाइनिंग होती है। तो उसको हम गट लाइनिंग बोलते हैं। वो एक प्रोटेक्शन शीट भी रहती है, वो हमारी फिल्ट्रेशन का काम भी करती है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग गट लाइनिंग हो तो वो, वरना आपने देखा होगा आजकल ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि आपका जो खाना है, खाने के पार्टिकल्स, मोटे मोटे पार्टिकल्स आपके वहाँ से फिल्टर नहीं हो पाते और ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो उसके कारण ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ आजकल डायरेक्टली जो मैं वुमेन में देख रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हशीमोटो। हमें लगता है कि वो थायराइड है और वो अपने टैबलेट्स ऊपर नीचे करवाते रहते हैं, डोजेस, कभी हमने 0.25 इंक्रीज़ कर लिया, कभी 0.5 इंक्रीज़ कर लिया, ऊपर नीचे चलता रहता है। और वो कभी ये इसको नहीं पकड़ पाते कि हमारे पास ऑटोइम्यून है। और ऑटोइम्यून के लिए जिनको भी, मेरे ऑडियंस को थायराइड की प्रॉब्लम है, मैं उनसे एक ये टेस्ट ज़रूर कहने को लिए बोलूँगी कि आप एक ये TPO टेस्ट ज़रूर करवाओ साथ में। तो अगर आपका TPO अगर इम्बैलेंस है, अगर एवरेज में नहीं है, तो इट माइट बी यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑटोइम्यून। इट इज़ नॉट मस्ट, बट यू हैव टू डिटेक्ट दिस ऑल्सो। सो जब भी थायराइड का टेस्ट करवाओ तो साथ में एंटी टेस्ट ज़रूर करवाओ। दिस इज़ TPO।
तो और इसके लिए गट लाइनिंग की हम बात कर रहे थे, तो गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वरना आपका खाना जैसे मोटे मोटे पार्टिकल्स आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं और उसके कारण सारा डायरिया हो गया, बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण शुरू हो जाती हैं। अभी मैंने देखा कि आपने एसी ऑफ करवाया है। हाँ, अभी बहुत है ठंड ना, लग रही थी। बहुत ठंड लग रही है और हमें फिर थोड़ी देर में हमें गर्मी लगने लग जाती है, फिर हम दोबारा से एसी ऑन करना शुरू हो हाँ, जाते ये हैं, होता है बिल्कुल। है ना। हाँ, और ये आजकल आमतौर हस्बैंड वाइफ के केस में होता है, दो हाँ, आदमी कमरे में सो रहे होते हैं। हाँ, आपने देखा है कि आपकी वाइफ को हाँ, ये तो मतलब ये आपने मतलब मेरी कहानी बताई। ये होता है। तो हस्बैंड वाइफ में एक आदमी को बहुत ठंडा पसंद होएगा, हाँ, एक आदमी वाइफ को को मेरे, हाँ, वो लगेगा कि रजाई। ठीक है, नॉर्मल है। और मेरे घर में तो ये लड़ाई होती रहती है कि कौन किसके बेड साइड पे रिमोट का कंट्रोल रहेगा। तो हम सबकी ना बॉडी ना डिफरेंट है, वी ऑल आर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है गट को लेके या हेल्थ को लेके आ रही है, हम एक जनरलाइज चीज़ों को करना शुरू कर दिया। हमें जो ट्रेंडिंग लग रहा है, ट्रेंडिंग डाइट लग रही है, हम उसको फॉलो कर दिया। हमारे को जो अपनी इंडिविजुअलिटी को, जो हमारे को एज अ मैं ट्विंकल या फिर आप अरविंद को जो पसंद है, हम उस पर नहीं फोकस कर पा रहे आजकल। वन साइज डजंट फिट ऑल। तो उसको मैं बहुत समझने की कोशिश करी है और उसी बेसिस पे मैं अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करती हूँ कि उनके पर्सनली उनको क्या उनकी नीड्स है, उनकी क्या अपब्रिंगिंग रही है, उनको किस तरह का खाना पसंद आता है और उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो उनकी क्या क्या कमिटमेंट्स है अपनी फैमिली के साथ, उनकी सोशल कमिटमेंट्स क्या है। तो उन सब को लेके जब आप अपना कस्टमाइज प्लान बनाते हो, अपनी कस्टमाइज गोल बनाते हो, देन यू विल सी द सक्सेस, यू विल रीच द सक्सेस वेरी फास्ट एंड एन्जॉय द प्रोसेस। आजकल हम एन्जॉय करना बंद कर दिया, हमें बस एक भागने में चले गए हैं कि हमारी ये रेस है और हमें यहाँ तक पहुँचना है। सो जब हम रियलाइज करेंगे कि लेट्स एन्जॉय द प्रोसेस, हीलिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस, नॉट अबाउट परफेक्शन। हमें लग रहा है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हम एक चीज़ पढ़ेंगे फिर उसको 10 बारी सुनेंगे, इधर देखेंगे, उधर सर्च करेंगे, अमेज़ॉन पे ऑर्डर करेंगे, ज़ोमैटो पे ऑर्डर करेंगे, फिर हम इस चीज़ों में कंफ्यूज्ड और होते जा रहे हैं। प्रोबायोटिक की बात की जाती है गट हेल्थ को लेके, हाँ उसके जी। अलग अलग सोर्सेज की बात करते हैं लोग। वो मैं आपसे समझना चाह रहा था, ये क्या है, क्या ठीक रहता है इसके लिए? कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है इस टॉपिक पे ना, लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर गट की प्रॉब्लम है, मुझे कम से कम रोज 10 कॉल्स आती होंगी और मेरे फ्रेंड्स से आती है, ट्विंकल तू तो गट कोच है, मुझे बता दे कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है। अभी मैंने इसकी ऐड देखी, अभी ये वाला इन्फ्लुएंसर देखा है, उसका गट बिल्कुल ठीक हो गया, मैं ये वाला शुरू कर दूं क्या? तुम्हें तो मेरी हालत पता है, मैं ये वाला शुरू कर दूं क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हमारे इंडियन कल्चर में ऑलरेडी इतने सारे प्रोबायोटिक्स हैं, वाई कांट यू यूज दैट? वो हमें अनहेल्दी लगने लग गए हैं, हमारे अचार हमें बिल्कुल अनहेल्दी लगने लग गए हैं। हमें लग रहा है उसमें नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है। अगर वो प्यार से आपकी मम्मी ने, नानी दादी ने बनाया है, घर पे बनाया है, तो अच्छा ही बनाया होगा, अच्छे वाइब्रेशन से बनाया होगा, वो बेकार क्यों है? तो उसको स्मॉल मात्रा में आप अपना नॉर्मल अचार खाओ। और अगर डाइजेशन को ठीक करना है तो आप जिंजर को पिकल करके रखो, जिंजर को थोड़ा सा हल्का सा नमक लगाओ, नींबू लगाओ और उसको थोड़ा सा खाने से 5 मिनट पहले आराम से उसको चू कर के 2 मिनट लगा के उसको चबाओ और आपका डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल ठीक हो जाना है। आपको बाज़ार के प्रोबायोटिक्स की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे जो साउथ इंडियन हमारे फूड है, आपकी ये हो गया डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सब ऑलरेडी फर्मेंटेड है। इवन राइस कांजी हो गया, मम्मी लोग बीट रूट की कांजी डालते हैं, काली गाजर की कांजी डालते हैं, तो ये सब ऑलरेडी फर्मेंटेड है। व्हाई वी नीड टू गो फॉर एक्सटर्नल? इवन इंटरनेशनली ऑल्सो सॉरक्रॉट मिलता है, किमची मिलता है। हर ट्रेडिशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी मैंने टर्की विजिट करा, वहाँ पे टर्की में हमने ओल्ड केव्स देखे और वहाँ पे केव्स में वहाँ पे रखने की जगह थी कि फर्मेंटेड बर्तमान जैसे हमारे होते हैं वैसे उन्होंने फर्मेंटेड प्लेसेस है उनके किचन में। अच्छा।
इतना सुंदर लगा कि उनका देख के कि उनके पूरी एक लाइन में वो एक केव बना के और वहाँ पे उनकी किचन में मतलब आधी किचन की स्पेस सिर्फ फर्मेंटेड उसके लिए रखी हुई थी उन्होंने। बताइए, मतलब यूजुअली लोग ये भी सोचते थे कि मतलब माँ ने या घर के लोगों ने जो अचार वचार बनाया ये तो भाई चटपटी चीज़ है, ये तो मतलब हेल्दी तो नहीं है, बट आप बोल रहे हो कि वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो भी आपके ट्रेडिशनली आपकी नानी दादी लोग खाते थे वो बहुत अच्छा है, उसको प्लीज़ कंटिन्यू करो अपना खाना। उसको आप एक आज ट्रेंडिंग अनहेल्दी हेल्दी को चीज़ों को मत लेके जाओ, गो फॉर क्लीन न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट। क्लीन न्यूट्रिशन डाइट को आप कैसे समझोगे, उसके लिए सबसे ईजी समझने के लिए है प्लांट बेस्ड डाइट खाओ एंड अप्लाई फॉर रेनबो अप्रोच। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ईट 5, तो 2 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खाओ और 3 कलर्स की वेजिटेबल्स खाओ, तो आपका कभी गट की प्रॉब्लम नहीं होएगी। मतलब वैरायटी रहनी चाहिए खाने में। वैरायटी रहनी चाहिए। आप देखो कि एक एप्पल थोड़ी देर में 1 2 3 4 5 दिन में क्यों सड़ जाता है? क्यों सड़ जाता है? ये तो मैंने भी सोचिए। देखा। अब हम तो एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ कि आजकल जो ऑनलाइन सब्जियां आ रही है ना, मैं देख रहा हूँ कि वो जल्दी खराब हो जा रही है। पर नहीं पर खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि उसमें लाइव एंजाइम्स हैं, लाइव बैक्टीरिया है विच इज़ गुड फॉर अवर गट। अगर बिस्किट है, बिस्किट आपके 2-4 दिन में खराब हो जाएंगे? नहीं, वो तो महीनों महीनों रहेगा। और हमारा ज़्यादा डाइट क्या हो गई है? ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, नूडल्स हो गए। तो ये सब चीज़ों में कहाँ कलर्स हैं, कहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं? आई एम नॉट आस्किंग यू टू डाइट, बट लुक फॉर न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स को देख करने के लिए मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलूँगी कि कलर्स देखो। जहाँ पे कलर्स हैं, जूसीनेस है, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें लाइव बैक्टीरिया है, लाइव आपके एंजाइम्स हैं, तो आपके फूड चॉइसेस विल गिव यू गुड बैक्टीरिया। आइदर यू आर फीडिंग योर गुड बैक्टीरिया और योर बैड बैक्टीरिया, either you're feeding your disease or you're curing your disease. So choices in your hand, choose wisely, not give your life and your everything to your Instagram and digital world. वेरी ट्रू मैम। बैक्टीरिया की बात हो गई तो ज़रा उसको भी आप और क्लियर कर दो। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो आपके गट में होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, तो वो क्या होता है? थोड़ा और क्लियर तरीके से, साफ तरीके से अगर बता पाएँ। सो गुड पे आपको ये तो समझ आ गया कि हमारे गट में 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। तो बहुत सिंपल, इनके बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कोई दही में पाया जाता है, कोई किसी चीज़ में पाया जाता है, तो ये हर डिफरेंट चीज़ों में मिलते हैं बैक्टीरियाज़। तो जो समझने के लिए जब हम थकावट हो जाती है, हम एंग्री हो जाते हैं और हमारी को क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, जब आप समझ लो कि जब आपको क्रेविंग्स आपकी बढ़ जाती है जंक फूड की या प्रोसेस्ड फूड की, तब आपके पेट में ज़्यादा बैड बैक्टीरिया हो गए हैं। हाँ, अच्छा। जब आप अपना एनर्जेटिक फील करते हो, आपको अच्छा खाना खाने का मन करता है, होम फूड खाने का मन करता है, फ्रूट्स खाने का मन करता है और आप एक अच्छी फीलिंग में रहते हो, आपके पास डिजीज़ नहीं है, तो मतलब आपके गुड बैक्टीरिया को फूड दे रहे हो आप। और ज़्यादातर आजकल एड्स हमारे को इम्पैक्ट कर जाती है। हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, हमें फटाफट ज़ोमैटो पे ऐड मिल जाती है, ये वाली चीज़ ऑर्डर कर लो, वो वाली चीज़ ऑर्डर कर दो, और हम इतनी टेम्पटेशन से हम घिर गए हैं। हमारा इतना एब्जॉर्प्शन, हमारा कंटेंट इतना एब्जॉर्ब हमारा अनहेल्दी होने लग गया। सो चूज़ वाइजली व्हाट यू आर एब्जॉर्बिंग डेली, नॉट ओनली विद योर माउथ, विद योर आइज ऑल्सो। और ये होता है कई बार, जैसे कई बार आप पूरा भरपेट खाना खा चुके हो, फिर भी कुछ लगता है कि कुछ तो खाने का मन कर रहा है, और वो आप सही कह रहे हो कि वो ऑनलाइन देखो या कहीं से कुछ ऐड है या जो भी चटपटा आपके जीभ को, स्वाद को अच्छा लग रहा है, आप वो मंगाते हो और खाते हो, और आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या था। बट ये ठीक नहीं है आपके हिसाब से। अगर इस तरह से क्रेविंग हो रही है खाने के बाद भी, भरपेट खाने के बाद भी, तो ये ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली। एपेटाइट हमारी ना, हमने हमेशा एपेटाइट के साथ खाना है, ये भी नहीं कि हमें भूख नहीं लगी तो हम खाना खाते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया, और ऐसा भी ना हो कि हमारे को पेट भर गया है और हम फिर भी खाना खाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट में खाने को डाइजेस्ट करने को एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स लगते हैं। इट डिपेंड्स हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है।
कभी कभी मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स के साथ, उनको बल्कि स्किन प्रॉब्लम थी, उनके स्किन में एक्ने निकलता था और वो बहुत डर्माटोलॉजिस्ट को जा चुकी थी। और इनफैक्ट उनकी फ्रेंड ने उनको दुबई के बहुत बढ़िया डर्माटोलॉजिस्ट को सजेस्ट करा, वहाँ पे भी वो ट्रैवल करके इतना स्पेंड करके वहाँ पे भी गई, बट वो बड़ा टेम्परेरी उनको रिलीफ मिल रहा था। फिर किसी ने बताया, उन्होंने मेरे साथ सजेस्ट करा कि आप इनके पास जाओ। तो उनका जब मैंने रियलाइज़ करा कि उनको एक क्रेविंग रहती थी, उनको खाना खाने के बाद भी उनको मन करता था कि कुछ और मिल जाए, कुछ क्रंची सा मिल जाए, कभी उनको नमकीन की क्रेविंग हो जाती थी, कभी उनको मीठे की क्रेविंग हो जाती थी, तो उनको कोई ना कोई टिपिकल फूड की क्रेविंग होती थी। तो मुझे समझ आया कि एक उनको क्रेविंग की थी और दूसरी मैंने देखा कि उनको स्लीप प्रॉब्लम थी। अच्छा। और वो अपना 2-2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखती, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती, तो वो अपना 2-2:30 बजे तक सोती नहीं थी और उनको वो प्रॉब्लम भी नहीं लगी ये बातों की। उनको दोनों बातें लगी, लाइफ है तो जीना है, खाना तो खाना ही है, इंजॉय योर फूड, और हाँ नॉर्मल है। अब रात को अनवाइंड करने के लिए जब हस्बैंड सो जाएं, बच्चे सो जाएं, उसके बाद आई वांट टू अनवाइंड माई सेल्फ, वरना मुझे सारा दिन नहीं टाइम मिलता, तो दिस टाइम आई कैच अप विद माई सीरीज। तो उन सब दोनों हैबिट्स को, और भी थोड़ी थोड़ी और हैबिट्स पर, उन दोनों हैबिट्स पे जब मैंने वर्क करा तो उनके स्किन ही नहीं बेटर हो गई, उनकी गट हेल्थ भी ठीक हो गई और साथ में उनका वेट लॉस भी हो गया। दैट वॉज अ बाई प्रोडक्ट। शी वॉज हरसेल्फ शॉक कि मैं इतनी देर से अब छोड़ ही दिया था कि कभी मुझे वेट लॉस भी होएगा, और उसका वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। तो नींद का क्या कनेक्शन आप बता रहे हो, फिर थोड़ा सा और इसको बताओ। हाँ, आप सबको क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नींद का इवन आयुर्वेदा में भी लिखा है कि रात के 10 बजे से लेके 2 बजे तक हमारा डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब हम हमारा सिस्टम अपने आप, जैसे कह लो कि आप जैसे कपड़े मशीन में डालते हो और वो कपड़ा चलना शुरू हो जाता है और वो कपड़ा धुलने शुरू हो जाता है और फिर आपको साफ सुथरा कपड़ा मिल जाता है, वैसे ही हमारा रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक हमारे अंदर डाइजेशन का सिस्टम चल जाता है। वो अपना खाना डाइजेस्ट कर देता है, जो भी सारा दिन का खाना खाया होता है, और फिर जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है, जो जो रिक्वायरमेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, वो अपने आप ही उस टाइम पे वो एक्टिव होता है हमारा सिस्टम। तो स्लीप ऑन टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ हमारा सर्केडियम रिदम हमारा सेट हो जाता है जब हम टाइम सर सोते हैं, और उससे हम अपना मॉर्निंग की सनलाइट लेना शुरू कर देते हैं, और हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी एपेटाइट, हमारी भूख, हमारी डाइजेशन, हमारा एनर्जी लेवल, सब कुछ हमारा ऑटोमेटिकली, हमारे इमोशन सब कुछ अलाइन होना शुरू हो जाता है व्हेन वी आर सेट विद द बॉडी क्लॉक, विद द सनसेट एंड सनराइज, जो कि बिल्कुल आजकल हम खोते जा रहे हैं। आजकल तो लोग मतलब धूप में निकलना ही बिल्कुल हो ही नहीं पाता है किसी किसी का, और मुझे लग रहा है उसकी एक बड़ी वजह है कि विटामिन डी की कमी तो डेफिशिएंसी हर किसी में पाई जाती है आज के टाइम में। एब्सोल्युटली, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो ही इसीलिए रही है क्योंकि हम धूप में नहीं निकल पा रहे और हम सोचते हैं कि हम काले हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी मिथ, बहुत बड़ी मिथ है। आप अगर सुबह सन रेज रोगे, वो आपको विटामिन डी भी देगी और आपके बॉडी में सारा आपका बॉडी क्लॉक और आपका सब कुछ अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देगी। बल्कि जो मैं अपनी फ्रेंड्स को 10-10 साल बाद मिल रही हूँ, तो वो फ्रेंड्स मुझे आजकल कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि ट्विंकल आपकी स्किन और बेटर हो गई है। अच्छा। आपकी और यानी कि आप एंटी एजिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया है। सो दैट्स अ ब्यूटी, जब आप अपने सिस्टम को बैलेंस में दोबारा से लेके आते हो। मतलब आपका गट हेल्थ अच्छा है तो स्किन भी ग्लो करेगी, 100% करेगी। आपने डिटॉक्स की बात की, जरा उसको भी समझ लेते हैं। ये ज़रूरी है डिटॉक्स? डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, बट किसी फैट डाइटिंग की, फैट जूस की ज़रूरत नहीं है, कोई पिल्स की ज़रूरत नहीं है। डिटॉक्स हमारी बॉडी नेचुरली करती है। आपने देखा होगा जैनिज़्म में सनसेट के बाद खाना नहीं खाते और सुबह आराम से, जनरली घरों में, पुराने घरों में ब्रेकफास्ट का ट्रेंड भी नहीं होता था। तो बॉडी अपने आप ही, आजकल जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, अपने आप ही 16 घंटे 18 घंटे का ब्रेक हो जाता था। तो वो जो ब्रेक था, यू विल बी शॉक्ड कि हमारी बॉडी डाइजेशन करने के लिए 80% हमारी एनर्जी ले लेती है।
और वो जो 80% एनर्जी हमारी सेव हो जाएगी और हमारी चैनलाइज हो जाएगी टुवर्ड डिटॉक्सिफाई आवर सिस्टम, आवर लीवर, आवर मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारा क्लॉग हो गया है। और डिटॉक्सिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। आप सोचो कि आपकी कोई सीवरेज की ब्लॉकेज हो गई है और उसमें आप चाहे सबसे बेस्ट पानी डाल दो, चाहे आप ब्रोकली डाल दो, चाहे एवोकाडो डाल दो, इट विल स्टिल रिमेन ब्लॉक। उसको सबसे पहले ज़रूरत है उसको क्लीन करने के लिए। जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे इट वोंट पास थ्रू। तो ऐसे ही हमारे गट के साथ है। तो गट को क्लीन करने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, उसको पहले खाना और डालना बंद करना पड़ेगा। हमें लगता है कि ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो वी विल बी हेल्दी, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि हमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन की तरफ चलना चाहिए। कोई भी आदमी आप देखोगे कि ज़्यादा खाना खा के मरता है, कम खाना खा के कभी नहीं मरा। सही बात है। ट्रू, वेरी ट्रू। आपने फैट की भी बात की, थोड़ा वो भी दर्शकों को क्लियर कर लें। फैट डाइट क्या होती है? फैट डाइटिंग हो जाती है कि हम कह रहे हैं कि हम आजकल ग्लूटेन फ्री खा रहे हैं, हम सारा हेल्दी फूड की तरफ चले जाते हैं। हम पढ़ते हैं लेबल शुगर फ्री है तो हम वो वाला प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा ग्लूटेन फ्री है हम वो वाला प्रोडक्ट खा लेते हैं। हम उसमें ये 4 आवर्स इसको करने के लिए लेबल पढ़ना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आज आपको सबको हेल्प करूँगी। रीड द 4 आवर कि उसमें रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लावर, तो ये 4 चीज़ें जो कल्प्रिट जो हमारे मोस्टली 99% हमारे सब पैक्ड फ्रूट्स में जो भी आप पैकेट खोलोगे उन सब में अगर ग्लूटेन नहीं होएगा तो उसमें शुगर होएगा, उसमें सॉल्ट भी हो सकता है, उसमें रिफाइंड फ्लावर भी हो सकते हैं। ऐसे ही किसी में अगर शुगर नहीं है तो उसमें ग्लूटेन भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। तो उसको सारा कुछ चीज़ों को स्मार्टली पढ़ने की कोशिश करो और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे करके एजुकेट करती रहूँ। तो इसके लिए बल्कि मैं अब बुक भी लिख रही हूँ। तो जो आई एम नॉट अ राइटर बट मुझे है कि हर चीज़ मैं आपको कंपाइल करके दूं सो दैट इट कैन रिमेन विद यू एज अ बाइबल टू योर ओन जर्नी, आपकी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और अपनी स्टोरीज़ को इन्वॉल्व करा है। हाउ टू हील विद इन, आप अपने आप ही अपने अंदर रह के अपना, आपको ना कोई केमिस्ट शॉप पे जाने की ज़रूरत है, ना कोई ज़्यादा फैंसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आप अपने आप अपनी किचन से, अपनी बॉडी से कैसे हील कर सकते हैं, ये सारा आपने उस बुक में डाला हुआ है। 100%। बहुत अच्छी बात है। तो ये आप शायद ये है हमारे पास, ये वो है नहीं, ये बुक नहीं है, ये मेरा मैसेज रहता है सबके लिए, गट वेल सून। अच्छा। सब बोलते हैं गट वेल सून, तो हम गट को ठीक कर लेंगे तो वैसे ही गट वेल हो जाएंगे। तो इसके लिए लाइफस्टाइल जर्नल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो मैं सबको कहती हूँ। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो हम शेयर भी कर देंगे इसमें लिंक में, सो यू कैन फाइंड कि हमें ना लिख के हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमें सूट कर रही है। तो सूट करने का आप सबका यही होएगा। सबसे पहले हम फूड पे चले जाते हैं। फूड तो है ही है, इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर गट, बट और क्या 4 चीज़ें हैं जो हमारे गट पे इम्पैक्ट कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम फूड? आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपका कनेक्शन और आपकी मेंटल वेलबींग कैसी है। तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं करते। हमारे को ब्लोटिंग होती है, हम फटाफट सोचते हैं मैंने क्या खाया था जिससे मुझे ब्लोटिंग हो गई। ब्लोटिंग के साथ कभी आपने सोचा कि आपका थॉट क्या था खाना खाने से पहले? आजकल हम फटाफट सोच लेते हैं अनहेल्दी है कि हेल्दी है, इसको हम लेबल करके खाना खाते हैं, फिर हम अपने आप को रैशनलाइज करते हैं। एक टाइम पे हम रैशनलाइज भी कर पाते हैं। आपने देखा है कि आपकी ज़्यादा बिंज ईटिंग, बिंज ड्रिंकिंग रात के वक्त होती है। ट्रू, बिल्कुल। हम सारा दिन अपने आप से बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, डिसिप्लिन रहेंगे, और रात को हम एकदम ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप दिन भर बैलेंस में रहोगे, दिन भर आप माइंडफुलनेस में रहोगे, अवेयरनेस में रहोगे, तो आपको रात तक आपको पीसफुल नींद आएगी। यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी स्लीपिंग लाइक अ बेबी। बी लिटिल बिट सॉफ्ट विद योर सेल्फ, लेट हीलिंग बी जेंटल, इट डजंट हैव टू बी पनिशमेंट। मतलब आप कई बार होता है ना कि लोग खाते हैं, गुस्से में खा लिया, जल्दी में खा लिया, कुछ सोचते हुए खा लिया, लेकिन माइंडफुल होके नहीं खाते हैं। खुश होके, मुझे लग रहा है कि आप बता रहे हो कि
ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप हैप्पी होके खाएं, ताकि तो वो खाना अलग तरह से इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि हमारे सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें एक फाइट एंड फ्लाइट मोड चलता रहता है। बिल्कुल। हम एक पुराने टाइम से हमेशा हम आगे से डरे हुए हैं कि कोई हमारे पे अटैक ना कर दे। हम जंगलों में रहते थे, कोई शेर ना हमें एकदम अटैक कर दे, तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टेड मोड में रहती है और हमेशा लड़ने के लिए रेडी है उसको। तो इसके कारण वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में नहीं जाती है। सो टू डाइजेस्ट अवर सेल्फ we have to calm down our nervous system, and then only our body will able to release the digestive enzymes. Digestive enzymes आप रिलीज कर लोगे तो आप छोले भटूरे भी इंजॉय कर पाओगे। तो मुझे कभी कभी छोले भटूरे खाने का मन करता है और मैं खाती भी हूँ। ऐसे नहीं मैं कहती कि परहेज करो, बट मेक योर गट स्ट्रॉन्गर। वो अगर ठीक है तो फिर आप थोड़ी बहुत नादानियाँ और बदमाशियाँ कर सकते हो। तो कोई ऐसे नहीं है कि आपने हर चीज़ बिल्कुल कट डाउन कर देनी है, बस उसको स्मार्टली खानी है। जैसे छोले भटूरे के साथ आपने देखा होगा कि वो प्याज भी देते हैं। बिल्कुल। तो प्याज और साथ में अचार देते हैं, वो दैट इज प्रोबायोटिक ओनली। तो उसको बैलेंस तरीके से खा लो, कोई बात नहीं। कभी कभी खाने का मन करता है, पर उससे पहले अपने गट को स्ट्रॉन्ग कर लो। वैसे सोशल मीडिया पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ के अवेयरनेस को लेकर, और हम हैं भी। फिर भी आपको लगता है कि सबके बावजूद भी हम कोई ना कोई गलती करते हैं, और आपके अपने नॉलेज में वो कौन सी गलतियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जो हम करते ही करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है और बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला है। तो लोगों ने, मैंने जो देखा है, 3 गलतियां आम तौर पे हर इंसान कर रहा है। जब भी उनको एसिडिटी होती है तो एंटी एसिड पॉप इन कर लेता है। जब भी उनको हेल्दी खाना खाना होता है तो सैलेड और कोल्ड फूड पे चला जाता है। तीसरी जो गलती कर रहे हैं कि लोग आजकल खाना चबा ही नहीं रहे हैं और पानी के साथ स्वलो कर रहे हैं। एंटी एसिड का है कि आपके पहले ही आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको एसिड हो रहा है, और आपका पहले ही मतलब एसिड लो रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, और आप और बंद करते जा रहे हो उस एसिड को एंटी एसिड खा के। पेट में एसिड चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, उसी से तो आपका डाइजेशन ठीक होएगा। बिल्कुल। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। उसकी जगह आप ढूंढो कि व्हाट इज द रूट कॉज फॉर माय प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी हिडन रूट कॉज विच नोबडी ट्राइज टू फाइंड आउट दीज डेज। दे ऑल वांट क्विक फिक्सेस, और सोल्यूशन भी फिर टेम्परेरी मिलता है, इट्स नॉट सस्टेनेबल। What I want for you all is to get some sustainable long-term solution. Second mistake है कि जब आपका gut compromised है पहले ही, फिर आप कोल्ड फूड या सैलेड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, वो आपको और ज़्यादा ब्लोटिंग करेंगे उसमें, क्योंकि आपकी आयुर्वेदा में कहा गया है उसमें वात बढ़ जाती है कोल्ड फूड खा के। तो अब आपकी वात अंदर और बॉडी में एयर बढ़ जाएगी और आपको और ब्लोटेड देगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, फिर भी आपका गट नहीं ठीक हो रहा, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं क्योर हो रहा। तो इसके लिए सेमी कुक्ड खाना खाओ। डोंट गो फॉर रॉ, डोंट गो फॉर सैलेड्स, गो फॉर सेमी कुक्ड फूड। और थर्ड थिंग, आपने बचपन से ही सुना है मेरी मम्मी से कि 32 बार खाना चबाया करो। सुना है। तो जो इंटेस्टाइन में होते हैं, पेट में दांत नहीं है, खाना जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होएगा वो हमारे दांतों से ही होना है। और हमारे सलाइवा में एंजाइम्स हैं जो जब हम उसको खाने को अच्छे से चबा लेंगे तो ही वो खाना अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करके स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और फिर ही खाना हमारा अंदर डाइजेस्ट होएगा। थोड़ा इसको मुझे बताइए, ये मैंने मतलब ये पहले से ही सुनता है हम लोग, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि ये फिजिबल नहीं है। 32 बार चबाना बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और ये पॉसिबल है, हर कोई चबा पाता है, या फिर क्या आदत हो जाती है? कैसे ये पॉसिबल होता है? तो अगर आप माइंडफुली आराम से अपनी खाने की बाइट, पहले खाना देखने से पहले आप उसको अपने सारे सेंसेस से आप अपना खाना खाएंगे, आँखों से देखोगे, अपना जब खाना कुक हो रहा है तब उसकी स्मेल आप स्मेल करोगे, तो सारे अगर आप अपने सेंसेस से खाओगे तो आपके देखोगे आपके सलाइवा में पहले ही, आप जब घर में हलवा बनता है गरम गरम तो मुँह में हम कहते हैं पानी आ गया। तो पानी आना मतलब हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज कर दिए हैं और हम पेट को हम बताना शुरू कर दिया कि समथिंग इज कमिंग।
इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग दिस एक्टिविटी हम पानी का गिलास लेते हैं और खाने को स्वेल कर जाते हैं। तो अगर 32 बार नहीं पॉसिबल, कम से कम उसको चबाओ तो सही, उसको थोड़ा सा गीला करो तो पता चल जाए कि खाना आपका डाइजेस्टेबल हो गया है। मैं आपको बताऊं, मेरे मामा जी आते थे, मैं हम लोग छोटे थे उस वक्त, तो मैं उनको देखता था कुछ खाते थे तो सिर्फ 2 बार उनका मुंह चलता था, गया कुछ बाइट एक, 2 बार मुंह घुमाएंगे, उसके बाद वो अंदर चला जाता था। तो उस समय तो हम लोग बच्चे थे, तो मैंने भी कॉपी करने की कोशिश की थी, बट वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बट वो तो बहुत कम था। खैर, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहते हैं कि पेट से शुरू होता है, मैं कहूँगी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होता है। तो वो स्टेप प्लीज़ मत इग्नोर करो। इसलिए आप कोई भी अपनी दवाइयाँ खा लो, कोई भी आप पिल्स खा लो या सप्लीमेंट्स खा लो, कोई भी डिजीज़ हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप अपने खाना चबाना नहीं शुरू करोगे। एंड आई कैन गारंटी यू, जो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप माइंडफुल खाना खाओगे, अगर आप चबा के खाना खाना शुरू कर दोगे, आपकी डिजीज़ आपकी 50% रह जाएंगी और स्लोली हो सकता है कि आपकी डिजीज़ ख़त्म ही हो जाए अगर आप माइंडफुल ईटिंग शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक और बात मैं पूछना चाह रहा था, ये एसिडिक फूड और अल्कलाइन फूड, अम्लीय और क्षारीय, इनका क्या अंतर है? किसको खाना चाहिए या किस अनुपात में खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें, गट भी आपका हेल्दी रहे? तो जो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करूँगी, क्योंकि मुझे भी ये सब समझ नहीं आती थी टर्म्स की, एसिडिक क्या होता है, अल्कलाइन, दो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बट स्टिल मेरी फिर भी माइंड को रजिस्टर नहीं करता था। तो एसिडिक और अल्कलाइन फूड का पीएच बैलेंस एक मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाना है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा अल्कलाइन खाना खाना है। पर एक सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में जो समझने की बात है कि जो हमारा खाना कुक्ड खाना है, पका हुआ खाना है, वो ज़्यादातर एसिडिक है। अच्छा। और जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दीज आर ऑल अल्कलाइन इन नेचर। तो इन दोनों को आप बैलेंस अमाउंट में करो। आप जब आप अपना सोचो कि एक मील आपने अनकुक्ड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स खा ली, फिर आप एक अपना, जैसे हमारी रोटी होती है वो कुक्ड हो गई, हमारी सब्जी दाल सब कुछ कुक्ड हो गया, और जैसे हमारा आजकल पिज़्ज़ा बर्गर सब हो गए, ये सब एसिडिक नेचर है। सोडाज हो गए, हमारे कोक्स हो गए, आजकल सारे पानी भी आजकल हमारे बड़े फैंसी स्प्रिंकल वाटर, ये वाला वाटर, सो ये सारा वाटर देख के पीना चाहिए। उसके लिए अल्कलाइन वाटर बड़ा सिंपल बन सकता है आपके घर में। आपके घर में कोई भी हर्ब्स हैं, अगर तुलसी लगी हुई है, पुदीना लगा हुआ है, कड़ी पत्ता है, उसको थोड़ी देर पानी में डाल के रखो, और साथ में कोई भी घर में फ्रूट है, आपके घर में आजकल आड़ू आ रहा है, पीचीज़ हैं, एप्पल है, उसको पानी में थोड़ा सा डाल दो और 2-3 स्लाइसेस लेमन के डाल दो। अच्छा। कीप इट, एक जग बना के रख लो और उसको आप दिन भर पियो। आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका अल्कलाइन, आपका बैलेंस हो जाएगा आपका अल्कलाइन। मतलब मोस्टली तो हम देखें तो मतलब हमारे फूड जो है वो एसिडिक ही है, एसिडिक है ज़्यादातर। हम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में, वरना नहीं था ये, कहाँ हम पहले कच्ची मूली खाते थे, खीरे खाते थे बैठ के। संडे को मुझे याद है मेरी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हमारे घर में ही उगा होता था, तो मेरी मम्मी वो तोड़ के ले आती थी मेरी मदर इन लॉ, और हम सब एक एक छोटी छोटी मूली खाते थे और बड़ा मज़ा आता था। उस पर हल्का सा नींबू लगा लिया एंड जस्ट। आजकल कॉर्न्स आ रहे हैं, फ्रेश कॉर्न्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का वो ट्रेंड खत्म हो गया। हमें लग रहा है भुट्टे खाएंगे तो हमारा मुंह गंदा हो जाएगा, दांत हम चबा नहीं पाएंगे। तो ये सब चू की एक्टिविटी हमने भूल रहे हैं। फुर्सत नहीं रह गई है ना, वो सब फुर्सत वाले क्षण थे, पल थे, जो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, बस भाग रहे हैं लोग, और उस चक्कर में क्या क्या अपना कबाड़ा कर बैठे हैं। खैर, ये इम्यूनिटी की बात अगर मैं समझना चाहूँ तो वो क्या इसका भी गट हेल्थ से रिलेशन है? तो हमारी इम्यूनिटी 70% हमारी इम्यूनिटी हमारे गट में रिसाइड करती है। 70%? 70%। और हमारे कुछ बार कोल्ड कफ हो जाता है। हम कहते हैं कि आजकल जैसे मौसम चेंज हो जाता है और कभी कोल्ड हो गया, कभी खांसी जुकाम हो गया, स्टफ नोज़ हो गया, हम ये कहते हैं कि नहीं मौसम की वजह से, हम मौसम पे दे देते हैं। पर अगर आप देखोगे क्या सब लोगों को हो रहा है ये प्रॉब्लम? नहीं।
कुछ नहीं कुछ ना, होता है। कुछ कुछ को होता है। अगर ये मौसम के रिलेटेड होता तो सबको होता। एग्जैक्टली, हाँ। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत हाँ, है। हमारे पास पॉज लेने का टाइम ही नहीं है। हम हाँ। सब चीज़ों को लेबल करने लग गए हैं। तो इसको थोड़ा सोचिएगा कि हम्म, हमारी इम्यूनिटी क्यों लो हो रही है। हम्म, कोविड टाइम पे कितने लोग ने सफ़र करा है, और हम्म, सफ़र, और उसमें से कोविड टाइम पे कितने लोग बचे हैं, कभी अखबारों में कभी जिक्र भी हुआ है, कोई मीडिया ने बताया है, कितने लोगों को नहीं हुआ है। हर हम्म, जगह सिर्फ नंबर्स आ रहे थे कि इतने लोगों को हो रहा है, कितने लोगों हम्म। को। तो कितना रिलीफ मिलता अगर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल जाती सही बात है। तो ये हमारा फियर पे प्ले हो रहा है और हम इसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो इसी के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अपने गट को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहले मुझे हर सर्दी गला जुकाम की मैं मेडिसिन्स लेती थी, एंटीबायोटिक्स खाती थी, हम्म, और मुझे बहुत साल याद है कि मेरे ये रहता था एक साइकिल, और मैं बड़े आराम से, हाँ ठीक है, एक डोज तो करनी पड़ती है एंटीबायोटिक की, करती भी थी। अब आई थिंक मैंने 10 सालों से मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, टचवुड, भगवान की दया से। क्या बात है। मतलब अपना गट हेल्थ को मतलब ठीक रखना वो बहुत और ज़रूरी है। एंटीबायोटिक का बहुत इसमें रोल है, जो हमारा गट ख़राब कर रहा है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। हम्म, हम ऐसे ही, हमने एक बारी हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हम उसका नाम याद कर लेते हैं और हम नेक्स्ट टाइम फटाफट अपने आप यूज़ करना शुरू हो जाते हम्म, हैं। एंटीबायोटिक हमारे गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों को किल कर देता है, अच्छा। and it takes at least 4 to 2 years to develop those bacterias. ओहो। तो आराम से उसको मतलब एक बार क्योर, वो नष्ट हो गया तो उसको फिर से आने में कुछ साल लग जाएंगे। उसको आने में एटलीस्ट 4 to 2 years लग जाएंगे दोबारा से बिल्डअप करने में, और हम जस्ट ड्रॉप ऑफ फैट हम एंटीबायोटिक का कोर्स करना शुरू हो अरे जाते वो हैं। आजकल तो डॉक्टर के पास जाओ तो एक तो एंटीबायोटिक आपको देगा ही देगा, और लोगों को याद भी हो गया है, सही आप कह रहे हो, वैसे ही खा लेते और हैं। अब डॉक्टर्स भी नहीं बेचारे प्रिस्क्राइब करे, पेशेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं कि फटाफट हाँ, हमें हाँ, ठीक हो हाँ। जाए, आप हमें एंटीबायोटिक लिख दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम्म, और आपने देखा होगा एंटीबायोटिक खाने के बाद आपका पेट भी अजीब सा होने लग होने जाता है। लगता है, हाँ, हाँ। पेट गड़बड़ाना शुरू हो जाता है, या दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपके लूज मोशन शुरू हो जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। जब तक इमरजेंसी ना हो, डॉक्टर अच्छे से प्रिस्क्राइब ना करें, डॉक्टर साथ भी आप एक बारी दोबारा से भी चेक कर सकते हो, इज इट रियली नेसेसरी। हम्म। अगर नेसेसरी है तो खाइए, वरना प्लीज डोंट पुट योर अननेसेसरी दिस लोड। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि गट हेल्थ अगर आप अपना ठीक रख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिट रहने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिट जिम विम जाना, योगा, एरोबिक्स, डांस, और बहुत सारे दौड़ना। तो अगर आप, मुझे लग रहा है, इसको ठीक रखो तो फिट रह सकते हो, ऐसा है पॉसिबल? देखिएगा, आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हो। गट को ठीक करने के लिए आपने ये नहीं देखा कि मूवमेंट की भी जरूरत है। अच्छा। हाँ, सो इट्स 360 डिग्री कि हाँ, गट हाँ। को ऐसे नहीं है कि गट को एक फूड से ठीक कर सकते हैं। गट हम्म। के लिए मूवमेंट भी उतनी ही अच्छा। इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, अगर हम मूव नहीं करेंगे तो खाना वहीं पे पड़ा सड़ता रहेगा। हाँ, ठीक फॉर ठीक। डाइजेशन इट नीड्स मूवमेंट, इट नीड्स सर्कुलेशन। हम्म, वरना तो हार्ट की प्रॉब्लम्स इसीलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अंदर सर्कुलेशन ही नहीं हो रही है। हम्म, हमारे जॉइंट पेन्स क्यों बढ़ रहे हैं, वो मूव ही नहीं कर पा रहे। इस एज पे मैं कहूँगी कि 50 प्लस पे थोड़े से वेट्स जरूर करने चाहिए। हम्म, वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल्स, हमारी मसल्स बहुत लूज़ कर रही हैं, और लोग कहते हैं कि एजिंग के साथ मसल्स लूज़ करती हैं। बट आप थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो वेट लिफ्ट करना शुरू करोगे, दैट विल बी वेरी गुड। इतना हमारा ब्यूटीफुल हमारा योगा है, योगा आप करिए। एंड योगा डजंट, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, इट अलाइंस माइंड बॉडी एंड सोल। बिल्कुल। सो एक एक्टिविटी जरूर रखिए, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द कल्प्रिट फॉर अवर बैड गट। किलर है वो तो। सही बात है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई फिट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, फिर भी उसका गट हेल्थ ठीक ना हो? अब दिखने का और रियलिटी हाँ, में हाँ। बहुत ज़्यादा फर्क है। हम्म, हम दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे, हम्म, हमारी बॉडी बहुत लीन होएगी, शायद हम्म, वेट भी परफेक्ट लग रहा होगा, हम्म। पर मैं उसको हेल्दी बोलूँगी जिसको नींद अच्छी आती है, हाँ। जिसका पेट अच्छा है, और जो लाइफ के लिए क्यूरियस है कि कैसे जॉयफुली अपनी लाइफ को जी रहा है। हम्म। मैं इस लाइन को दोबारा से बोलती हूँ। हाँ। सो जो मेरे लिए हेल्थ की डेफिनेशन है
वो आदमी हेल्दी है जो अच्छे से पीसफुली सो रहा है, जिसका गट ठीक है, जो सुबह आराम से अपना स्टूल पास कर लेता है और जो खुश है, जॉयफुल है। बहुत बड़ी बात आपने कही। खुश होने से मैं एक और सवाल इस पे आपको दे रहा हूँ। मेंटल हेल्थ को लेकर अब थोड़ी खुल के बातें हो रही हैं, तो उसका भी इससे रिलेशन है? मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ इज इंटरकनेक्टेड एज वी जस्ट टॉक अबाउट कि हमारा इट्स अ सेकंड ब्रेन, तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और लोग जैसे अपना बुखार को बताते हैं, अपनी बीपी को बताते हैं, इस तरह अब लोगों को खुल के अपनी उदासी को भी बताना आ रहा है, और बताना भी चाहिए। मैं कहती हूँ दिस इज़ अगेन सम इलनेस, इसके लिए शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको क्योर कर सकते हैं। एंड इसका फर्स्ट स्टेप विल बी आपका गट बैक्टीरिया से आप अपना क्योर करो, आप अपना प्लांट बेस्ड फूड ठीक करो, आप अपना स्लीप पैटर्न ठीक करो, मूवमेंट लाओ अपना, एंड स्ट्रेस देखो कहाँ पे बॉडी में स्ट्रेस है, उसको एड्रेस करो, तो आपका जो मेंटल वेलबींग है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। मेंटल वेलबींग ठीक करने के लिए जो मैंने अपने साथ देखा, मैं दूसरों के साथ ना अपने आप को कंपेयर बहुत करती थी। मुझे लगता था कि मैं एक तो ना हमेशा होम मेकर रही हूँ, मुझे लगता था जो प्रोफेशनल वुमेन है ना वो बहुत अच्छी है, वो अपना कॉन्फिडेंटली ऑफिस जाती है, अपने डिसीजंस लेती है, अपना फाइनेंशियल को देखती है। तो मैं अपने आप को कंपैरिजन मोड में डाल दिया था, मुझे लगा कि मैं भी उसके जैसी बनना चाहती हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपनी कंपैरिजन जब मैंने अपना लाया, तो मैंने वहाँ पे अपनी वेलबींग को ख़राब करा। और जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करा कि हाँ ट्विंकल, तुम एक यूनिक आइडेंटिटी हो, तुम होम मेकर हो, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट जहाँ पे मैं दूसरों से अप्रूवल ले रही हूँ, दूसरों से सोच रही हूँ कि वो मुझे अप्रूव करेंगे तो मैं अच्छी होंगी, तो वो मेरी नेगेटिव क्वालिटी है जो मैंने अपने आप को सुधारा। तो मैंने अपना अप्रूवल अपने आप को देना शुरू करा कि येस, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम वैल्यूएबल, आई एम रिस्पेक्टेड। तो मैंने जहाँ पे अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू करा, देन आई स्टार्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो स्पेशली फॉर वुमेन मैं आप सबको बोलूँगी, अगर आप होम मेकर भी हो तो दिस इज़ नॉट नथिंग टू वरी अबाउट, और इसके लिए कुछ शेम की ज़रूरत नहीं है, यू आर डूइंग परफेक्ट। बट अपने आप को खुश रखो। अगर कोई स्किल्स डेवलप कर सकते हो तो आप घर बैठे करो, ज़रूर करो। ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ घरों में बड़ा कलह भी होता है, हस्बैंड वाइफ बड़े लड़ते हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गट हेल्थ खराब है उसमें, इस वजह से इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे जिसका ज़्यादा गट हेल्थ खराब है वो ज़्यादा परेशान रहेगा। अच्छा, ये आप बिल्कुल, आप पता एक हिडन चीज मैं जो आपको सीक्रेट बता रही हूँ आज, कि वो एक देख लोगे, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा, और उसने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस भी सप्रेस करे हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास एक मेल क्लाइंट आया था, सो उसको लग रहा था कि मुझे ना ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, मुझे फूड एलर्जीज़ हैं। तो वो मेरे साथ लगा रहता था कि मुझे अपना फूड लॉग लिख के भेजता था कि मैंने अब ये खाया, मुझे उसके बाद डायरिया हो गया, अब मैंने ये खाया तो मुझे एसिडिटी हो गई, और आयरन की उनको डेफिशिएंसी रहती थी। तो उन्होंने मुझे सारे सिम्टम्स बताए, पर जब मैंने उनका और अंदर से देखा तो वो कहता था कि कभी मैं रोया नहीं हूँ। अच्छा। तो कहते हैं कि आदमी रोते नहीं हैं। हाँ, ये तो एक धारणा है। तो हम जब अपने इमोशन सप्रेस कर लेते हैं ना, कि मेल मेंबर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो सारे पैटर्न को जब मैंने उनको निकाला, उस पैटर्न से उनकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, उनको सारे फूड सूट करने शुरू हो गए, उनकी इतनी प्रॉब्लम पुरानी कॉन्स्टिपेशन की ठीक हो गई। अच्छा। When I train him how to express your emotions, how with food and other lifestyle habits, with your hydration, आप अपनी constipation कैसे ठीक कर सकते हो. So food triggers are just symptoms, they are not the real cause.
तो ये आप ये मैजिक कैसे करते हो आप, क्या क्या चीजें करते हो आप उसमें? कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कोई मैजिक नहीं है. आई जस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग, एम्पावरिंग माई क्लाइंट्स टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी सिग्नल एंड सी द रूट कॉज. मेरे बहुत उम्मीद रहती है कि क्लाइंट मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ा ना रहे. वो उसको, हाँ ठीक है, हमारे रिलेशनशिप बहुत बन जाते हैं, बट मैं उनको एम्पावर और एजुकेट करती हूँ विद मेंटरिंग कि कैसे अपनी कंडीशन को अपने हिसाब से ठीक भी रखो. अगर आप बिजी हो, आप बिजी बिजनेसमैन हो, आप सारा दिन यू हैव टू अटेंड योर मीटिंग्स, यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू सोशलाइज, स्टिल आप अपनी लाइफ का कैसे ध्यान रखोगे. मैं इसको कहती हूँ माइक्रो शिफ्ट्स, कि छोटे छोटे शिफ्ट्स करते हैं 2 मिनट के, 5 मिनट के, और उससे हम अपना इतना बिगर ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं. वेरी नाइस. गट हेल्थ ठीक रखने के लिए फिर आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें से कुछ बताओ आप, जो क्या करे इंसान कि वो ठीक रहे. क्या खाना चेंज करना है, वो करना उतना ही पर्याप्त है, या ओवरऑल अप्रोच रखना होगा? तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. आपको अपना फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. तो स्पिरिचुअल के लिए आई फॉलो हार्टफुलनेस मेडिटेशन. तो दिस इज़ वेरी इजी टू फॉलो. इनकी ऐप भी है, आप ऐप के थ्रू, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस डजंट चार्ज एनीथिंग टू ट्रेन यू ऑल्सो. तो आप जब मेडिटेशन आप सीख लोगे तो आप अपने इनर सेल्फ को कनेक्ट कर लोगे. दिस इज़ अवर ट्रू सोल. हमारी सोल क्रेव करती रहती है टू हैव अ ट्रू कनेक्शन. वो एक प्योर आत्मा आई थी और प्योर ही रहना चाहती है, बट विद ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स तो वो कहीं ना कहीं खो गई है. सो ट्राई टू मेडिटेट, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग विच वी ऑल कैन डू. और अपने ब्रेथ वर्क करो, अपना प्राणायाम इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अपना टाइम नहीं निकल पाता, सिर्फ 5 मिनट अलोम विलोम करो. खाना खाने से पहले 3 डीप ब्रेथ कर लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. फास्टिंग करना शुरू करो. एकादशी का फास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एकादशी 15 डेज बाद आती है. उस टाइम हमारा डाइजेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ सम मून रेज, डाइजेशन हमारा बहुत वीक हो जाता है. तो जब हम अपना फास्टिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप ही हीलिंग लगेगी कि स्मूथ हो गई है विदाउट एनी एफर्ट. एंड हैव माई कम्युनिटी ऑल्सो वेयर यू कैन कम एंड आई विल ट्रेन यू हाउ टू फास्ट इन अ वेरी नेचुरल एंड स्मूदर वे, while keeping your spiritual health and your physical health aligned. तो वैसे तो बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, नवरात्र का भी रखते हैं, लेकिन साथ में नवरात्र थाली भी खाते हैं. तो वो ठीक है? तो आजकल फास्ट फीस्टिंग हो गया है हर जगह. अब हर ब्रांड्स में, जोमेटो पे आप जब नवरात्रे भी आएंगे तो देखना हर जगह फूड डिलीवर हो रहा है. सो वी स्टार्ट ईटिंग टू मच. वही टू मच की बात आ गई है. वो तो इतना टेस्टी खाना होता है वो फास्ट वाले दिन, तो मुझे लग रहा है नॉर्मल से ज्यादा खा जाते हैं वो लोग. तो फास्टिंग वाले दिन भी हमें माइंडफुली खाना खाना है. जितना हम अपना उसको कम से कम खाना खाएंगे, और उसका मैं बताती होती हूँ कि कम कैसे खाना है. और उसको माइंडसेट हमारा वो नहीं होना चाहिए कि मैं स्टार्व कर रहा हूँ. वो आप एक ब्रेक दे रहे हो. नवरात्रि भी तभी आती है जब सीजन चेंज होता है, तो बॉडी अपना नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर होती है. वो स्पेस चाहिए होती है. हम एक स्पेस नहीं किसी चीज़ के लिए देते. जैसे आप बोलो कि हमारा एक पहले ही भरा पड़ा है गंदे पानी से एक गिलास, और हम उसमें कुछ भी डालते रहेंगे वो गंदा ही रहेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू एम्प्टी दैट ग्लास ऑफ वाटर. तो वो काम करती है हमारी फास्टिंग. तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए जो भी हमारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, टॉक्सिन्स कैन बी विद योर फूड, विद योर इमोशन, विद अनवांटेड स्ट्रेस, विद योर टू मच ऑफ योर मेडिसिन्स, विद योर एंटीबायोटिक्स, शैम्पूज में, हर चीज़ में आपके टॉक्सिन्स हो गए हैं. वो हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं. तो उस टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करने के लिए फास्टिंग इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. तो इन नटशेल कैसे फास्ट करें जरा आप बताओ मुझे. तो फास्टिंग के लिए आप अच्छे से, आप इसमें फास्टिंग में आप ड्राई फास्टिंग कर सकते हो, जिसमें हम वी डोंट ड्रिंक इवन वाटर. ऑल्सो वी हैव अ ग्रुप जहाँ पे हम निर्जला फास्टिंग करते हैं. और उसके बाद एनर्जी लेवल देखने का होता है. एंड सेकेंड लेवल इज़ वाटर फास्टिंग. आप सारा दिन वाटर पे रह सकते हो. थर्ड काइंड ऑफ फास्टिंग इज़ 1 मील अ डे, कि आप दिन में बस एक ही मील खाओ. इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें माइंडफुल रहना है. हमें अपने साथ अपना योग बना के रखना है. इट इज़ नॉट अ फिजिकल एक्ट. व्हेन यू मेक इट अ होलिस्टिक एक्ट,
तो आप तब आपका है कि आपका भगवान के साथ आपका कनेक्शन, रीड मोर स्पिरिचुअल बुक्स, एब्जॉर्ब द कनेक्शन, और इसमें डिटॉक्स करना है, हमारा डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, हम तभी उसी दिन हमें टेम्पटेशन होती है फूड की, और हम स्क्रॉल करते रहते हैं कि कल क्या चीज़ हम ऑर्डर करेंगे। तो दिस इज़ द इम्पैक्टफुल फास्टिंग विच वी ऑल कैन फास्ट। और फिर मैं बाद में अपने क्लाइंट्स को ट्रेन भी करती हूँ हाउ टू ओपन योर फास्ट ऑल्सो, क्योंकि आप रखते लेते हो और एकदम किस चीज़ से खोल रहे हो, इज इट मेकिंग यू एसिडिक, अल्कलाइन फूड कौन सा खाना चाहिए, कौन सा आपके बॉडी टाइप के लिए सूट करता है। आयुर्वेदा में भी लिखा गया देयर आर 3 बॉडी टाइप्स, वाता पित्ता एंड कफा। आप कौन से बॉडी टाइप के लिए, आप कौन से जोन में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, what is your age, so everything depend and everything can be customized according to your need. अच्छा, इस तरह से काम होता है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि आपने बताया है कि हर व्यक्ति अलग होता है, यूनिक होता है। हाँ जी। तो जो मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मैं उन पे बहुत डीप वर्क करती हूँ, तो उनको अंडरस्टैंड पहले सबसे मैं करती हूँ। वो खुद नहीं अपनी बॉडी को जानते, जो मैं उनकी बॉडी को समझने की कोशिश करती हूँ, और फिर उनको एक जेंटल रिमाइंडर्स और उनको कस्टमाइज प्लान के साथ उनको एक जर्नी उनकी देती हूँ, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड फॉर मी ऑल्सो इट इज़ मोर देन 250 clients which I've healed till now with God's grace, कि I've become a channel to their energy. वाह, वेरी नाइस। इसमें कोई ऐसा भी आपका क्लाइंट, कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो आपके लिए भी चैलेंजिंग रहा और उसको ठीक करके आपको खुशी मिली हो दिल से? कोई अगर बताना चाहे तो रिसेंट का। मैंने तब तो बात नहीं करी थी, जब मेरा करियर शुरू हुआ था तभी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, आई थिंक शी वाज माय सेकंड क्लाइंट, और तभी मुझे बहुत चैलेंजिंग मुझे क्लाइंट मिला। और फिर मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि ऐसा क्लाइंट है, शुड आई टेक इट और नॉट, और तब उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मत लो। और मुझे पता नहीं क्यों चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उनके साथ एम्पैथी हो गई कि वो इतनी बेचारी है कि लोग इतनी जगह से ठोकरे खा खा के आ रही है, एंड वो मेरे पास आई है, तो शायद कुछ ना कुछ डिवाइन ने कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन बनाना होगा, तो लेट मी हेल्प हर। तो तब तो मैंने बड़ा, पर एक मेरे में भी थोड़ा सा, मेरे में एक वो था कि मैंने इसकी हेल्प करनी है। और यानी कि अब मैं आपको बताऊं तो वो एक फर्स्ट केस ऑफ कैंसर के पे थी, और उसको डॉक्टर्स ने दवाइयाँ शुरू कर दी, तो शी वांटेड टू क्योर हर गट, की उसका प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो एक बहुत ही पतली सी औरत थी, 45 ईयर की थी, बट उसका पेट ऐसे फूला रहता था कि उसकी जैसे शी इज़ 5 months प्रेग्नेंट। अच्छा। तो उसका एक मुझे वो था कि करियर का मेरा स्टार्टिंग भी था, और हमारे मेंटर्स भी हमें मना करते हैं कि आप बिल्कुल चैलेंजिंग, क्योंकि आप डिस्करेज हो जाओगे, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर जब उनका केस सॉल्व करा गया तो एक वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वो मुझे एक फील हुआ। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा मैं इसको लेके भी समझना चाह रहा हूँ कि आजकल मोटापा, ओबेसिटी, ये बड़ा देखने को मिल रहा है, और उसको ठीक करने के लिए तमाम अलग अलग तरह के दावे और वादे हैं। उसका गट हेल्थ से कोई कनेक्शन है? उसका कोई रेमेडी है? तो हमारा जो वेट गेन होता है किस कारण होता है? मेनली ज़्यादातर ये हो रहा है कि हम मे बी न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रहे, और हमारे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसके कारण हम ज़्यादा खाना कभी खा लेते हैं, या फिर हमारी जंक फूड की तरफ हमारी वो हो जाती है। तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर सर्कुलेट करता है। जब ये सिस्टम में ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो और जहाँ पे हमारी बॉडी का सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं वर्क कर रहा है, हमारी बॉडी क्लीन ही नहीं कर पा रही जो अंदर टॉक्सिन्स पड़े हैं, और वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है कि फास्टिंग जेन्युइनली तरह से वो नहीं कर पा रहे। दे वांट टू फास्ट, पर उनको हेडेक हो रहा है, वो कह रहे हैं हम भूखा नहीं रह पाएंगे, हमें डायबिटीज़ है। तो वो मैं उन लोगों के चैलेंजेस को समझ के उनके लिए कस्टमाइज उनको डिटॉक्सिफिकेशन देती हूँ, तो उनका वेट लॉस बहुत ईजी हो जाता है फिर। मतलब एकदम आप जड़ पे काम कर रहे हो उसको। मुझे लग रहा है अगर आप ये करोगे तो और भी बहुत सारे फायदे हो जाएंगे फिर।
100% ये तो साइड इफेक्ट है। वेट लॉस तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस ही नहीं करती। अगर आप लोग भी मुझे वेट लॉस के लिए अप्रोच करोगे तो मैं लेती भी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ रूट कॉज पे वर्क करती हूँ और ये तो बाय प्रोडक्ट अपने आप ही आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे बीपी, शुगर, ये भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है। सब चीजें जब हमारा डाइजेशन ही नहीं है, वो ही सप्लाई कर रहा है, वो ही ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो ही सब सेल्स को एनर्जी दे रहा है, वो ही सारा सोर्स ऑफ सप्लाई सिस्टम ही, वॉट एवर वी आर पुटिंग इट जस्ट डायरेक्टली गो टू योर गट ना, कहीं कहाँ जा रहा है, वहीं से सप्लाई हो रही है। तो जब सप्लाई कनेक्शन ही वीक हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी का पीछे का बोर्ड, हमारा स्विच बोर्ड ही खराब हो रहा है, तो हम आगे किसी पे भी छोटे छोटे सिस्टम्स पे वर्क करते रहेंगे, इट वोंट वर्क। ट्रेडिशनल जो तरीका है मैम, मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी। जैसे कि आपने अभी भी बातों बातों में ये बताया कि हमारे कई लोग अब नाश्ता नहीं करते थे, ब्रेकफास्ट का सिस्टम था ही नहीं। मेरे यहाँ भी नहीं था ऐसे ही, तो हम सीधे डायरेक्ट खाना ही खाते थे। तो वो एक टाइम मिलता था रात का खाना और पहले मील के बीच में एक लंबा गैप मिलता था, और वो आपको एक तरह से फास्ट वाले जो आजकल इंटरमिटेंट के नाम से चल रहा है, तो वो एक फ़ायदा मिल जाता था। इस तरह की और चीज़ें जैसे खाने के बीच में गैप को लेकर अगर आप बताना चाहें, कितना गैप रखना चाहिए या जब भूख लगे तब खा लें? गैप ना आइडियली आप लोगों को वैसे खुद जज करना चाहिए, इसीलिए जर्नल राइटिंग में बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि आप अपना लिखो कि आपको फर्स्ट खाना कब खाया था, सेकंड खाना कब खाया था। तो आइडियली वैसे 5-6 घंटे का होना चाहिए, बट ये एक बहुत ही मैं जनरल चीज़ बता रही हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी, अबाउट योर मेंटल वेलबींग, आपका वर्कआउट कितना हो रहा है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कैसे फिजिकली एक्टिविटी या फिर आपका दिनचर्या कैसा है। सो ऐसे कोई जर्नल चीज़ें नहीं बताऊंगी, बाकी ये सब चीज़ें मैंने अपनी बुक में ज़रूर कवर करी हैं कि आप अपना कैसे उसको कस्टमाइज भी कैसे करें, कौन सी चीज़ आपकी हो सकता है गड़बड़ा गई है और कैसे उसको बैलेंस करें। उन सब चीज़ों को बड़ी सिंपल तरीके से, बड़े स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करा है, बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों को, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है कि हाँ आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उसको लॉजिकली बताया भी गया है और उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप्स में, वो भी मैंने इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक कब तक हम देख पाएंगे, हमारे हाथ में कब तक आ पाएगी? तो ये मेरा अपने साथ प्रॉमिस था कि मैं अपने बर्थडे तक लॉन्च कर पाऊँ। अच्छा। तो कोशिश रहेगी कि आपको 1 मंथ में ये बुक मिल जाए, एंड वी विल शेयर सून, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ठीक हो पाएँ। दैट्स माय ड्रीम विद दिस बुक। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। बातें तो मतलब और करने का मन कर रहा है लेकिन समय की भी पाबंदी है, तो हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। कुछ कुछ सवाल मेरे और हैं, तो वो आप बताना। क्या खराब गट हेल्थ से मूड खराब होता है? बिल्कुल होता है, 100%। ठीक है। क्या वज़न जो अब बढ़ता है लोगों का, वो भी इस मतलब अपने इंडाइजेशन की वजह से या गट हेल्थ ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल, और आपकी अगर हैबिट्स ना बनी हो, अगर आपने अच्छे से अपनी हैबिट्स और अपनी रूटीन पे अपना स्ट्रिक्ट नहीं रहते, रेगुलर रूटीन पे, इसकी वजह से भी आपके वेट गेन हो जाता है। इंडाइजेशन या ख़राब गट हेल्थ, इसकी वजह से स्किन भी पर भी बुरा असर होता है। ख़राब स्किन रिफ्लेक्ट करती है हाउस योर स्टमक इनसाइड, तो वो एक आपका चेहरा आपके अंदर की गट की कंडीशन बताता है। गट को ठीक करने के लिए क्या पानी अगर बेहतर तरीके से पिए तो वो उतना पर्याप्त है या बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? तो पानी जब पीना है, पानी सुबह का पानी सबसे ज़्यादा अच्छा है। सुबह का कम से कम 3 से 4 गिलास पिएगा, तो दैट इज़ बेटर टू डाइजेस्ट, एंड डाइजेशन के लिए बेटर है, क्योंकि वो आपकी सारी सुबह रात को जो एसिड बना होता है वो आपको क्लियर करता है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स वो ज़रूरी होते हैं? तो सप्लीमेंट्स, अगर आप एक हेल्दी खाना खा रहे हो, जो ट्रेडिशनल खाना खा रहे हो, तो आपको खा रहे हो, तो आपको नहीं एक्सटर्नल प्रोबायोटिक्स की नहीं ज़रूरत। बट अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो चूज़ वाइसली, तो आप अपने आप अपना देखिएगा। सो बिकॉज दिस चैनल इज़ नॉट एनी डॉक्टरी एडवाइस, बट अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड चूज़ वाइसली। फास्टिंग से गट डिटॉक्स होता है? फास्टिंग से सारा सिस्टम हमारा डिटॉक्स हो जाता है। ओनली डिटॉक्स नहीं होता, रिपेयरिंग भी हो जाती है, रिजुविनेशन भी हो जाती है, और एंटी एजिंग पे भी लेके जाता है हमें। इवन साइंटिस्ट ने प्रूव करा है, ऑटोफेजी अगर आप लोगों ने सुना हो, तो वो हमारे कैंसर को भी रिवर्स करता है, कैंसर सेल्स को भी, डेड सेल्स को भी किल करता है, और कैंसर भी ठीक हो जाता है फास्टिंग से।
वेरी नाइस। अच्छा, ये कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो वो गट को ख़राब करता है दिन ब दिन? तो आपकी एक किचन में नाली बंद रहेगी, आप सारा दिन उसको यूज़ करोगे तो वो आपको स्मेल देगी, आपको अंदर खाना आपका सारा बच्चा रहेगा कि आपको खुशी होगी उसकी। सो एग्जैक्टली। बेटर टू क्लीन योर स्टमक एटलीस्ट वंस अ डे हाँ, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ठीक है। क्या एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं वो आपके गट को ख़राब कर रही हैं? तो एंटीबायोटिक जो आपके गट बैक्टीरिया को ख़राब कर रही है, गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को किल कर देती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे लीजिए, वरना इसको दोबारा से ठीक करने के लिए, दोबारा से गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए 4 मंथ्स टू 2 इयर्स लग जाते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम दोबारा से है तो बट चूज़ वाइजली। मम्मी का बनाया हुआ अचार आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है? बिल्कुल, घर का बनाई हुई चीज़ बहुत अच्छी रहती है। गट हेल्थ के लिए क्या फ़ायदेमंद है ये? फ़ायदेमंद है बट लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। गट हेल्थ का रिलेशन आपके हेयर फॉल, बाल झड़ने से भी है? बिल्कुल है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुँच पाता है। गट का काम है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करना। अगर वो गट हमारा एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा, आपके जो खाना खा रहे हो वो फिर आपको बायोटिन भी नहीं सप्लाई करेगा, तो उसकी क्लॉगिंग ख़त्म करनी पड़ेगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशियस करना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा आपके गट को, और वो सारी जगह आपको, सिर्फ बालों में नहीं, चेहरे पे हर जगह आपको चमक देगा और अच्छी ग्रोथ देगा। ज़्यादा टेंशन, तनाव, वो आपके गट के बैक्टीरिया को मारता है, जो गुड बैक्टीरिया है? बिल्कुल मारता है। जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया पार्टी करना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में। जंक फूड, ये क्या गट के बैलेंस को बिगाड़ता है? जंक फूड हमारे फूड फॉर योर बैड बैक्टीरिया है, और आपने अपना बैड बैक्टीरिया बढ़ाना है तो जंक फूड खूब खाइए। इट इज़ चॉइसेस यू मेक डे टू डे लाइफ। जंक फूड मतलब क्या समझे? जितने पैकेज डब्बा चीज़ें हैं वो सारी जंक फूड में आएंगी या फिर कुछ और? तो जो पैकेट फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा सॉल्ट है, मैदा है, या फिर ज़्यादा रिफाइंड ऑयल है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंजम्पशन अपनी लिमिटेड रखिए। आई विल से अवॉइड करिए। अच्छा, आखिरी सवाल है कि गट हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो चेहरे पे क्या चमक रहेगी? आपको मेरे पे दिख रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। तो आप सब जान गए होंगे, तो इस चमक का वो नहीं है कि मैं कोई फैंसी क्रीम्स लगा रही हूँ या फिर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने गट का ध्यान रखा है, गट के साथ अपने इमोशंस का ध्यान रखा। और अब आखिर में मैम कोई एक नटशेल, कोई ऐसे सजेशन दीजिए दर्शकों को जो जिससे वो अपने गट को बेहतर रख सके, ठीक रख सके। तो खाना खाने के बाद आप अपना एक, मैं आप जो बताती होती हूँ, अपना ये ड्रिंक बनाइएगा। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। खाना खाने के 30 मिनट्स या 1 आवर के बाद लीजिए। सौंफ डालिए उसमें। खाना खाने के बाद में एक बहुत ही मैजिकल ड्रिंक बताती होती हूँ जो आपके घर के कबर्ड में मिलेगी। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं धनिया, सौंफ और अपना जीरा। इसको उबालिए और इसको खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड बेटर। और खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले थोड़ा सा अदरक, जस्ट एक छोटा सा स्लाइस अदरक का खाओ, तो आपका डाइजेस्टिव फायर इससे रेगुलेट होएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप करेंगे। और साथ में जब भी आप खाना खाते हो तो डीप ब्रीथ करके खाना खाओ, बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेके जाओ। और खाना खाने के बाद लेटो मत, वर्टिकल पोजीशन में मत जाओ, हॉरिजॉन्टल में रो, चाहे थोड़ी सी मूवमेंट कर लो, सो दैट विल हेल्प योर डाइजेस्ट योर फूड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जब भी आप अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आप देखो कि कैसे आपके थॉट्स हैं। आर योर थॉट्स नेगेटिव, फियरफुल, डाउटफुल? तो जब आपके ये सब नेगेटिव में चले जाते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि समथिंग हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। एंड बी जेंटल विद योर सेल्फ। गेट वेल सून माई फ्रेंड्स। वाह मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें बताई। अब तो बस लोगों को फ्री में इतनी सारी अच्छी बातें मिली, बस उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। Thank you, Arvind, for calling me. And this is my mission to help as many as people come across to live a healthy living without any medication, without any dieting. ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम।